Welcome dear students. Today we will discuss a very important topic from plant development syllabus, that is mobilization of reserve food. इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, समटाइम्स लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन में भी इसको पूछ लिया जाता है। एंड यदि आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सेक्शन बी में इस टॉपिक में से क्वेश्चन बन जाता है। ये वीडियो दो पार्ट्स में होगा। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड के एक जनरल कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड कार्बोहाइड्रेट मोबिलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोटीन मोबिलाइजेशन एंड लिपिड मोबिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ रेशमा कपूर, बॉटनी लेक्चरर फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिजर्व फूड क्या होता है, रिजर्व फूड का मोबिलाइजेशन क्या है एंड सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ के समय रिजर्व फूड मटेरियल का मोबिलाइजेशन होता है। ये किन रिसर्चेस पर बेस्ड है? जैसा कि बच्चों में पता है कि सीड जर्मिनेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। जिस समय जर्मिनेशन होता है एब्सिसिक एसिड का अमाउंट डिक्रीज किया जाता है एंड जिब्रेलिन का लेवल इंक्रीज होता है। ड्राई सीड वाटर को अपटेक करता है, इम्बाइबिशन होता है एंड रेडिकल सीड कोट को ब्रेक करता हुआ बाहर की ओर इमर्ज होता है। इसके बाद प्लूमूल भी बाहर की ओर इमर्ज होता है और इस तरह से सीडलिंग का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे रेडिकल का बनना, प्लूमूल का बाहर निकलना, सीडलिंग का डेवलपमेंट होना, इन सभी प्रोसेस के लिए एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो एटीपी एनर्जी है ये ऑब्टेन की जाती है बच्चों सीड में स्टोर्ड फूड मटेरियल के द्वारा। हमने पढ़ा था कि जिस समय सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड का मैच्योरेशन होता है, उस समय सीड में एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड कोटिलिडोन्स में फूड मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है। ये जो फूड मटेरियल है जो कि सीड मैच्योरेशन के समय एंडोस्पर्म एंड कोटिलिडोन में स्टोर करके रखे जाते हैं, इसी फूड मटेरियल को हम रिजर्व फूड कहते हैं। ये जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं एंड लिपिड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि सीड में, एम्ब्रियो में स्टोर किए जाते हैं एंड इसी स्टोर्ड फूड मटेरियल को रिजर्व फूड मटेरियल हम कहते हैं। ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है, इस रिजर्व फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है एंड देन फिर एटीपी प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए जरूरी है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हमारे स्टोर्ड फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन किया जाए, इनका डिग्रेडेशन हो, देन ये अपनी सॉल्युबल माइक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में इनका इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ट्रांसपोर्टेशन होकर ये कहाँ पर जाएंगे? जहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन होना है। मीन्स इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ग्रोइंग एम्ब्रियो में। ग्रोइंग एम्ब्रियो में जाकर इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है एंड ऑक्सीडाइज्ड होकर ये एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड यही एटीपी आगे जाके सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, रैम रीजन में, सैम रीजन में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है एंड लिपिड्स है, इनका ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के लिए इनके ऊपर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जिससे कि ये अपनी सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देन फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये ग्रोइंग एम्ब्रियो में जहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन होना है वहाँ पर ये जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं एंड एटीपी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सीडलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड जब तक प्लांट जो है या सीडलिंग अगर हम कहें वो खुद से फोटोसिंथेसिस करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक ग्रोथ इसी रिजर्व फूड मटेरियल के ऊपर डिपेंड होती है। अब ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है, क्वेश्चन आता है कि इस रिजर्व फूड मटेरियल का सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्जन कैसे होता है। जस्ट सपोज हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रिजर्व होता है? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्च का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, स्टार्च टूटेगा, इसका डिग्रेडेशन होगा एंड ये जो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स दैट इज ग्लूकोज,
ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में इसका कन्वर्जन किया जाना है। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन हो इसके लिए क्या चाहिए होते हैं, कुछ एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स की प्रेजेंस में स्टार्च टूटेगा और ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ पर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिजर्व फूड मटेरियल को कुछ एंजाइम्स की, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की नीड होती है। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इनके सिक्रेशन के लिए की हार्मोन होता है जिसको हम जिब्रेलिन के नाम से जानते हैं। जिब्रेलिन एक की हार्मोन के जैसे काम करता है एंड ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के सिक्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन कराता है। यहाँ पर बच्चों हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कैसे जिब्रेलिन का सिंथेसिस कहाँ से हो रहा है, कहाँ से जाकर फिर ये वर्क कर रहा है, सिग्नल दे रहा है एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सीक्रेट हो रहे हैं। ये जो डायग्राम है इसको आपने अपने एग्जाम में जरूर से ड्रॉ करना है। ये एक जर्मिनेटिंग मोनोकोट सीड का डायग्राम है, क्योंकि जो भी रिसर्चेस हुई है ना, ज्यादातर ये इनिशियल लेवल पर जो हुई थी वो जर्मिनेटिंग मोनोकोट सीड पर हुई थी। सो हियर इज अ डायग्राम ऑफ मोनोकोट सीड। ये एम्ब्रियो है, ग्रोइंग एम्ब्रियो। दिस वन इज कोलियोप्टाइल, प्लूमल रीजन एंड ये रेडिकल से रूट्स अराइज हो रही हैं। ठीक है, मोनोकोट सीड में एम्ब्रियो के साथ में जुड़ा हुआ अटैच एक थिन पार्ट होता है जो इसका एक सिंगल कोटिलिडोन होता है। और हमें पता है कि हम सीरियल्स के केस में जैसे चाहे व्हीट है, राइस है, बार्ले, ओट है, तो ये जो कोटिलिडोन होता है इसको हम स्क्रूटेलम कहते हैं। तो ये क्या हो गया, जो ग्रीन से दिखा रखा है इसका स्क्रूटेलम। देन ये एक बड़ा सा इसका एंडोस्पर्म है, ठीक है, जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है उसकी बाहर की 3 to 4 लेयर्स ये लिविंग सेल्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं 3 to 4 to 6 भी हो सकती है जनरल। ठीक है, तो ये एल्यूरन लेयर है, ये लिविंग सेल्स होता है, लिविंग सेल्स का बना होता है। ठीक है, एंड 4 to 6 लेयर्ड होता है। तो एंडोस्पर्म में ओनली आउटर वन जो लेयर्स होती है जो 4 to 6 है, लिविंग सेल्स होती है, इनको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। इसके बाद में जो पार्ट होता है ये सारा, ये बड़ा सा ये जो पार्ट है ये सारा स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। एंड चूंकि इसमें स्टार्च या फूड जो है वो स्टोर करके रखा जाता है तो ये इसका डेड पार्ट होता है। ठीक है, ये इसका डेड पार्ट है। तो ये तो हो गया एक जर्मिनेटिंग मोनोकोट सीड का, हमने डायग्राम को समझ लिया है। एंडोस्पर्म है जो कि स्टार्ची एंडोस्पर्म, डेड पार्ट है, इसके बाहर की ओर 4 to 6 लिविंग सेल्स की बनी हुई एल्यूरोन लेयर है, स्क्रूटेलम है एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन हार्मोन का सिंथेसिस ग्रोइंग एम्ब्रियो के द्वारा होता है और इसके साथ ही स्क्रूटेलम से भी जिब्रेलिन का सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो से एंड स्क्रूटेलम से जिब्रेलिन का सिंथेसिस होता है एंड जिब्रेलिन एल्यूरोन लेयर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ जाकर ये सिग्नल देता है। ठीक है, सिग्नल देने का काम करता है। सिग्नल देने के बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एल्यूरोन लेयर के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। जो मेन एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं वो है अल्फा एमाइलेज एंड प्रोटीएजेस या प्रोटीनेज एंजाइम। ये एंजाइम्स एल्यूरोन लेयर के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। ये एंजाइम्स एल्यूरोन लेयर से सिक्रेट होते हैं एंड एंडोस्पर्म में डिफ्यूज होते हैं। एंडोस्पर्म में क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, तो ऐसे सीड्स जिनके एंडोस्पर्म में स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा है, मीन्स जहाँ मेन रिजर्व फूड कंटेंट स्टार्च है, तो वहाँ पर एमाइलेज का सिक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में होगा। एंड लेग्यूम्स जिनमें प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर प्रोटीन के लिए प्रोटीनेजेस एंजाइम्स का सिक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में होगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रेट होते हैं एल्यूरोन लेयर के द्वारा और सिग्नल मिलता है जिब्रेलिन से। ये एंजाइम्स अब एंडोस्पर्म में जाकर
जो रिजर्व फूड मटेरियल है उनका ब्रेक डाउन करते हैं। स्टार्च का ब्रेक डाउन करने के लिए एमाइलेज एंजाइम है। एमाइलेज काम करता है एंड ग्लूकोज एंड माल्टोज इसके जो प्रोडक्ट्स है वो बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एंड माल्टोज डिफ्यूज किए जाएंगे एम्ब्रियो की तरफ, क्योंकि रैम एंड सैम रीजन ग्रोइंग रीजन्स एम्ब्रियो में है, तो यहाँ डिफ्यूज किए जाते हैं। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए स्क्रूटेलम में एक एंजाइम होता है जिसे हम माल्टेज कहते हैं। माल्टोज जब स्क्रूटेलम से डिफ्यूज होता है तो माल्टोज के ऊपर माल्टेज काम करता है और अल्टीमेटली ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो में जाकर ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। एम्ब्रियो में सुक्रेज एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, वो अपनी सोल्यूबल फॉर्म में आते हैं एंड देन फिर वो ग्रोइंग पार्ट में डिफ्यूज किए जाते हैं एंड सीडलिंग डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ऐसी अगर हम बात करें प्रोटीजेज एंजाइम या प्रोटीनेज एंजाइम की, तो ये प्रोटीन्स का डिग्राडेशन करेंगे। प्रोटीन्स का जब डिग्राडेशन होगा तो इसके ब्रेकडाउन से ओलिगोपेप्टाइड्स प्रोटीन की शॉर्ट चेन्स बनेंगी, अमीनो एसिड्स बनेंगे और ये अमीनो एसिड्स फिर डिफ्यूज किए जाएंगे ग्रोइंग एम्ब्रियो में। तो इस तरह से रिजर्व फूड मटेरियल जो है अपनी सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड देन फिर ये ग्रोइंग एम्ब्रियो में जाकर ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ में काम आता है। और जब तक प्लांट खुद से फोटोसिंथेसिस करने के लिए तैयार नहीं हो जाता ये एटीपी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सो जिब्रेलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम स्क्रूटेलम एंड embryo and diffused to the aileron layer where it promotes the synthesis of several hydrolytic enzymes. कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं? मेन है अल्फा अमाइलेज एंड प्रोटीएज या प्रोटीनेसेस। अल्फा अमाइलेज and maltase are key enzymes which break down the starch to the glucose, and the proteinases enzymes break down the proteins into short peptides and amino acids. और ये जो रिसर्चेस हैं ये रिसर्चेस की गई हैं बार्ले, वीट, राइस, राई एंड ओट्स के जर्मिनेटिंग सीड्स पर। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंफर्म किया गया था गॉटेलेट एंड हैबरलैंड ने। उन्होंने बताया था कि जिब्रेलिन जो होता है वो एज ए की हार्मोन के जैसे काम करता है जो कि सिग्नल प्रोवाइड करता है एंड देन फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जो कि आगे जाके रिजर्व फूड मटेरियल को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो जर्मिनेटिंग बार्ले सीड पर किए थे। ध्यान में रखना है बच्चों कि जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्क्रूटेलम के द्वारा। ठीक है, हमने देखा है कि जो ग्लूकोज है, माल्टोज है, जो यहाँ पर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स हैं स्टार्च के ऊपर एंजाइम्स की एक्टिविटी से बन रहे हैं, ये स्क्रूटेलम के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे एंड देन फिर ये एम्ब्रियो में डिफ्यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्क्रूटेलम के द्वारा एंड the glucose is converted to sucrose and the products of protein mobilization the amino acids that is asparagine and glutamine। ठीक है, दो अमीनो एसिड्स के नेम ना ध्यान में रखने हैं कि जब प्रोटीन का मोबिलाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, शॉर्ट ओलिगोपेप्टाइड्स चेन बन रही है, अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, तो कौन से अमीनो एसिड्स सबसे पहले बन रहे हैं? एस्पैरागिन एंड ग्लूटामाइन and these are transported through the seedling via the vascular system as a supply of nutrients to support growth। तो ये नोट्स आप कॉपी कर लेना, ये डायग्राम आप अपना बना लेना। अब हम देख लेते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड का जो कॉन्सेप्ट दिया गया ये किन रिसर्चेस पर बेस्ड है, क्योंकि ये जो हाइपोथेसिस है ये रिसर्च बेस्ड है, कोई हवा में कहीं बात नहीं होती है। ठीक है, इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट सीड रिजर्व कंटेंट इज कोरिलेटेड विद जर्मिनेशन परसेंटेज एंड रेट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसा देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है कि जर्मिनेशन का जो परसेंटेज है, जर्मिनेशन का जो रेट है उसका सीधा सीधा कोरिलेशन है, संबंध है सीड रिजर्व कंटेंट के साथ में। एग्जाम्पल के लिए the starch content and soluble sugar were positively correlated with germination percentage and rate in Citrullus and Medicago seed।
मीन्स क्या देखा गया, सिट्रुलस एंड मेडिकेगो के जर्मिनेटिंग सीड्स की जब स्टडी की गई, इसके ऊपर काम किया गया कि जर्मिनेशन की परसेंटेज एंड जर्मिनेशन रेट का एक सीधा पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया स्टार्च एंड सॉल्युबल शुगर के कंटेंट में। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि जब एक फैक्टर बढ़ता है तो दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज होता है। तो जिस रेट से जर्मिनेशन बढ़ रहा है उसी रेट से देखा गया कि उसमें सॉल्युबल शुगर का अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि जिस समय जर्मिनेशन होता है, जिस समय जर्मिनेशन शुरू होता है, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल पहले स्टार्च की फॉर्म में था, तो क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू में कि ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज का कंटेंट हाई आ रहा है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें सॉल्युबल शुगर या ग्लूकोज अगर हम कहें कि उसका अमाउंट इंक्रीज होता हुआ देखा गया। तो इससे ये निकाला गया कि जिस समय जर्मिनेशन होता है तो जिस रेट से जर्मिनेशन बढ़ेगा, ऐसा देखा गया उसी रेट से सॉल्युबल शुगर का अमाउंट भी इंक्रीज होता है। इसी तरह से एक और रिसर्चेस की गई जिसमें प्रोटीन कंटेंट की स्टडी की गई कि प्रोटीन कंटेंट वाज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ पाइनस पाइनेस्टर एंड द जर्मिनेशन रेट ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम सीड्स। ठीक है, तो किसमें रिसर्च की गई थी? प्रोटीन से रिलेटेड, आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, पाइनस में एंड सोलेनम ट्यूबरोसम सीड्स में। तो देखा गया कि पाइनस के सीड्स में जो प्रोटीन कंटेंट का अमाउंट था वो जर्मिनेशन परसेंटेज के साथ में पॉजिटिवली कोरिलेटेड था। अगर जर्मिनेशन का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, सीड जर्मिनेशन इंक्रीज हो रहा है, जितने नंबर में हमने देखा कि सीड्स जो है जर्मिनेट कर रहे हैं, उसी परसेंटेज में हमने क्या देखा कि प्रोटीन कंटेंट, जो सोल्यूबल प्रोटीन कंटेंट है, वो भी इंक्रीज होते हुए देखे गए। और इसी तरह सोलेनम के सीड में क्या देखा कि जर्मिनेशन का रेट प्रोटीन कंटेंट के साथ में एक पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखाता है। लेकिन नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन वाज फाउंड बिटवीन फैट कंटेंट एंड जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ लाइनम सीड्स। ठीक है, साथ में क्या बताया जा रहा है कि ऐसा कोई कोरिलेशन, एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन ऐसा नहीं देखा गया जर्मिनेशन परसेंटेज एंड फैट कंटेंट के बीच में जब स्टडी की गई लाइनम यानी कि अलसी के बीजों के साथ में। ठीक है, बट फैटी एसिड कंटेंट वाज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ गॉसिपियम स्पीशीज सीड्स। लेकिन गॉसिपियम के केस में क्या देखा गया कि गॉसिपियम जर्मिनेटिंग सीड्स की जब स्टडी की गई तो फैटी एसिड कंटेंट एंड जर्मिनेशन परसेंटेज के बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन देखा गया। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब अगर जर्मिनेशन का परसेंटेज बढ़ रहा है तो क्या देखा गया कि फैटी एसिड्स का जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से जो रिलेशन देखा गया एक नेगेटिव कोरिलेशन को बताता है कि परसेंटेज जर्मिनेशन का तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन फैटी एसिड का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और हमें पता है कि जब फैटी एसिड्स, ऐसे सीड्स जिनमें फैट का पहले कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो फैटी एसिड का अमाउंट घट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक नेगेटिव कोरिलेशन को बताता है। सो thus the influence of seed reserves on germination depends on the amounts of reserve and plant species। तो इन तीनों ये जो रिसर्चेस है जो कि स्टार्च के लिए, प्रोटीन के लिए एंड फैट के लिए की गई, उससे क्या पता चलता है कि जो जर्मिनेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, उसका इन्फ्लुएंस डिपेंड करता है सीड रिजर्व के ऊपर। ठीक है, किस अमाउंट में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है, और साथ ही प्लांट स्पीशीज वैरी भी करता है। हमें पता है कि जो सीड्स होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनमें स्टार्च का कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे स्टार्ची सीड्स हमारे सीरियल्स ग्रेन हो गए। ठीक है, एंड ऐसे सीड्स होते हैं कुछ जिनमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें प्रोटीन एंड लिपिड्स या हम कहें फैट्स का अमाउंट ज्यादा होता है। तो स्पीशीज टू स्पीशीज, सीड की स्पीशीज एंड रिजर्व फूड का अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है जर्मिनेशन। रिसर्चेस सजेस्ट दैट द स्टार्च इज मेनली यूज्ड ड्यूरिंग सीड इम्बाइबेशन। तो रिसर्चेस में क्या देखा गया कि जिस समय सीड का इम्बाइबेशन होता है उस समय जो रिजर्व कंटेंट फूड का मेनली यूटिलाइज्ड होता है, मेनली मोबिलाइजेशन होता है। तो देखा गया कि स्टार्च था। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मिला था वो सॉल्यूबल शुगर्स थी।
तो ये देखा गया कि इम्बाइबेशन के दौरान जो रिजर्व फूड सबसे ज्यादा जिसका अमाउंट मिला दैट इज सॉल्युबल शुगर, मीन्स स्टार्च का मेनली यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है। एंड प्रोटीन के लिए क्या देखा गया, सॉल्युबल प्रोटीन इज यूज्ड फ्रॉम द इम्बाइबेशन स्टेज टू द हाईएस्ट जर्मिनेशन स्टेज। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन्स मीन्स शॉर्ट ऑलिगोपेप्टाइड चेन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, तो ये मेनली कब यूटिलाइज्ड होते हैं, तो देखा गया कि मेनली जब इम्बाइबेशन स्टेज, यहाँ पर आप लिखिए अर्ली इम्बाइबेशन स्टेज टू द हाईएस्ट जर्मिनेशन स्टेज, तो सॉल्युबल प्रोटीन्स जो है उनका मोबिलाइजेशन, उनका यूटिलाइजेशन देखा गया। एंड रिजल्ट्स फॉर फैट यूटिलाइजेशन, फैट यूटिलाइजेशन के लिए क्या रिजल्ट्स आए, डिफर फ्रॉम ग्रासेस एंड लेग्यूम्स सीड्स। ठीक है, इनके लिए फैट यूटिलाइजेशन के रिजल्ट्स ग्रासेस एंड लेग्यूम सीड्स के लिए अलग अलग आए। जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है, ऑयल इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन sorghum bicolor seeds but it is not essential for germination of Arabidopsis thaliana seeds। तो क्या देखा गया रिसर्चेस में, जब sorghum के जर्मिनेटिंग सीड्स की स्टडी की गई कि वहां पर जर्मिनेशन के समय ऑयल जो है वो यूटिलाइज्ड होता है, मीन्स सॉल्युबल फॉर्म में ऑयल वहां पर जर्मिनेशन के दौरान मिला, देखा गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब स्टडी की गई एराबाइडोप्सिस के जर्मिनेटिंग सीड्स की तो वहां पर सॉल्युबल फॉर्म में ऑयल का जो अमाउंट है वहां पर नहीं मिला। तो इससे ये निष्कर्ष निकल कर आया कि ऑयल इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन of some seeds like sorghum but it is not essential। so according to researches क्या कहती हैं कि starch was present in the highest amount and its degradation was highest among the various seed reserves during seed germination of Oryza sativa, sorghum and avena। ठीक है, क्या देखा गया रिसर्चेस में, जैसा कि मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया था कि जो रिसर्चेस हुई थी इनिशियली ये सीरियस ग्रेन पर हुई थी, क्योंकि जो बार्ले है वो काफी टाइम पहले से जर्मिनेशन के ऊपर उससे काम किए जाते हैं। ठीक है, उसको जर्मिनेट करके उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वाइन है, शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह है, तो इसीलिए इसकी जो स्टडी है इनिशियली जर्मिनेशन की स्टडी भी सीरियल सीड्स के ऊपर की गई थी। तो चूंकि उनमें स्टार्च मेन रिजर्व कंपाउंड होता है, मेन रिजर्व फूड होता है, तो क्या देखा गया कि स्टार्च वॉज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट था और इसका डिग्रेडेशन भी हाईएस्ट है। तो बहुत सिंपल है, जो रिजर्व फूड मटेरियल जितने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसका डिग्रेडेशन भी उसी अमाउंट में ज्यादा होगा। एंड प्रोटीन वाज मेनली मोबिलाइज्ड एंड यूज्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द लेग्यूम स्पीशीज। तो क्या देखा गया, डलबर्जिया नाइग्रा के केस में जब स्टडी की गई और भी कुछ लेग्यूम सीड्स की जब स्टडी की गई तो वहां पर जो मेन कंपोनेंट था, जो मेन रिजर्व फूड था जिसका मोबिलाइजेशन देखा गया, जिसका यूटिलाइजेशन देखा गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, दैट इज प्रोटीन। तो बहुत सिंपल है, तो हमें पता है कि जो लेग्यूम सीड्स होते हैं उनमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है। And the seeds of Helianthus and Sterculia have high protein and oil content। ठीक है, Helianthus and Sterculia के जो सीड्स होते हैं उनमें प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट का अमाउंट हाई होता है। तो क्या देखा गया रिसर्चेस में कि सीड्स ऑफ Helianthus and Sterculia which decrease dramatically during germination of these two species। ठीक है, तो इन दोनों के सीड्स की जर्मिनेशन की स्टडी के दौरान में क्या देखा गया कि दोनों अमाउंट चाहे प्रोटीन हो एंड ऑयल हो, दोनों ही जो है वो डिक्रीज्ड होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये हाइपोथेसिस दी गई दैट द सीड रिजर्व प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इज द वन दैट इज मोस्ट हेवीली यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, जो सीड रिजर्व हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है वही सीड रिजर्व जो है हाईएस्ट अमाउंट में मोबिलाइज्ड होता है, उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट। नाउ मोबिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में होता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है और ये अपनी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर मोबिलाइज्ड होता है और मेन एनर्जी गिविंग सोर्स के जैसे काम करता है। हमें पता है कि जो स्टार्च है इसका स्टोरेज मोनोकोट के सीड में, एंडोस्पर्म में होता है, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं एंड डाइकोट के सीड्स में ये कोटिलिडोन्स में स्टोर होता है। स्टार्च के अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो टू इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है इसकी लीनियर चेन होती है जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं एंड अमाइलोपेक्टिन इसकी ब्रांच्ड चेन होती है जिसमें अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं। नाउ प्रोसेस यानी कि मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के थ्रू स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है,
उसको अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्च के ब्रेकडाउन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट की हार्मोन है जो कि सिग्नल देता है दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन रिलीज किया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, स्क्रूटेलम के द्वारा, एंड ये एलुरोन लेयर को डिफ्यूज होता है एंड स्टार्च के ब्रेकडाउन के लिए, स्टार्च के डिग्रेडेशन के लिए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की सिक्रेशन के लिए सिग्नल देता है। अब हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं एंड इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम स्टार्च का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है इसको हम बच्चों हम समझ लेते हैं। हियर इज अ स्टार्च. Starch contains amylopectin and amylose. जिब्रेलिन का सिग्नल मिलता है। जिब्रेलिन के सिग्नल से कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं उनमें सबसे पहले अल्फा एमाइलेस, ये एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलोज पर काम करता है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये ब्रांच्ड चेन होती है, ठीक है, ब्रांच्ड चेन है जिसमें हमने अभी पढ़ा, इसमें अल्फा 14 के साथ में अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो एमाइलोज होती है ये लीनियर चेन होती है जिसमें अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं। तो अल्फा एमाइलेज सबसे पहले काम करता है एंड एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलोज का ब्रेकडाउन करता है। एमाइलोपेक्टिन के ब्रेकडाउन से ब्रांच्ड शॉर्ट ओलिगोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज बनते हैं एंड एमाइलोज से लीनियर शॉर्ट ओलिगोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज बनते हैं। इसके बाद अल्फा एमाइलेज एंड बीटा एमाइलेज, ये दोनों ब्रेकडाउन करेंगे इन शॉर्ट ओलिगोमर्स का। ब्रांच्ड शॉर्ट ओलिगोमर से ग्लूकोज, माल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन्स बनते हैं, ठीक है, लिमिट डेक्सट्रीन्स बनेंगे एंड लीनियर से ग्लूकोज एंड माल्टोज बनते हैं, ठीक है। देन फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में अल्फा एंड बीटा एमाइलेज, इसके साथ में लिमिट डेक्सट्रीनेस, ये ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज, माल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन्स का। इनका फर्दर ब्रेकडाउन होगा, इनके फर्दर ब्रेकडाउन से अल्टीमेटली ग्लूकोज एंड माल्टोज बनेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे ग्लूकोज एंड माल्टोज, ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, डिफ्यूज होंगे स्क्रूटेलम में, जहां पर माल्टोज के ऊपर माल्टेज काम करेगा, माल्टेज की एक्टिविटी होगी एंड जो माल्टोज है वो भी फाइनली अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है, ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज का, ग्रोइंग एम्ब्रियो जहां पर जाकर ये ऑक्सीडाइज्ड होगा एंड एटीपी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एम्ब्रियो में ही ग्लूकोज जो है सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज एंजाइम। सो ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं किस तरह से स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है। स्टार्च जिसमें कि अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज दो चेन्स होती हैं, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन है जबकि ये लीनियर चेन है। जिब्रेलिन का सिंथेसिस होता है एम्ब्रियो के द्वारा, ये एलुरोन लेयर को डिफ्यूज किया जाता है जहां पर ये सिग्नल देता है। इसके सिग्नल मिलने पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट होते हैं।
कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम सबसे पहले एंडोस्पर्म में डिफ्यूज होता है और अपना काम करता है? दैट इज अल्फा अमाइलेज एंजाइम। अल्फा अमाइलेज एंजाइम ब्रांच्ड चेन एंड लीनियर चेन का ब्रेक डाउन करता है एंड ब्रांच्ड शॉर्ट ओलिगोमर्स एंड लीनियर शॉर्ट ओलिगोमर्स बनते हैं। देन फिर अल्फा अमाइलेज के साथ में बीटा अमाइलेज भी अपना एक्टिविटी दिखाता है एंड इससे ग्लूकोज, माल्टोन एंड लिमिट डेस्ट्रीन्स बनते हैं। अल्फा एंड बीटा एमाइलेज के साथ में फिर लिमिट डेस्ट्रीनेज अपना काम करता है एंड इनका भी फर्दर ब्रेक डाउन होता है एंड ग्लूकोज एंड माल्टोज अल्टीमेटली बन जाते हैं। ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्क्रूटेलम के द्वारा। स्क्रूटेलम में माल्टेज एंजाइम भी होता है जो कि माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। सो इस तरह से फाइनली जो है ग्लूकोज बन जाता है, डिफ्यूज होता है एम्ब्रियो में, जहां पर ये ग्रोइंग एम्ब्रियो में एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। एम्ब्रियो में ही ये सुक्रोज की प्रेजेंस में सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लिया जाता है एंड फर्दर ये यूटिलाइज्ड होता है। सो जो फ्लो चार्ट में हमने बच्चों अभी पढ़ा वही यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जिब्रेलिन विच इज डिफ्यूजेस टू एल्यूरोन लेयर एंड मोनोकोट के सीड में एल्यूरोन लेयर एंड डाइकोट के सीड में ये कोटिलिडोन में डिफ्यूज होता है एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट इज अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज एंड सम डी ब्रांचिंग एंजाइम्स दैट इज आइसो एमाइलेज एंड लिमिट डेस्ट्रीनेज। Apart from these two residues means glucose and maltose, लिखना है आपको ये सब, ठीक है, अपने नोट्स बनाने हैं। लिमिट डेस्ट्रीन्स भी बनता है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है एंड अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ग्लूकोज एंड माल्टोज होते हैं एंड माल्टोज भी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है माल्टेज के द्वारा इनटू ग्लूकोज। Finally, glucose is directed into the growing embryo in the scrotum and is converted to sucrose for the transport and consumed by growing regions of seedling. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको मेंशन करने हैं अपने नोट्स में, अपने आंसर में। इन मोनोकोट के केस में क्या होता है? ऑल द अबव मेंशन एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एक्सेप्ट बीटा एमाइलेज। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। इस तरह की जो नोट्स होते हैं, इस तरह की जो बातें होती है, कंसेप्ट होता है, ये पूछ लिया जाता है, अपने नेट में भी पूछ लिया जाता है कि जो मोनोकोट सीड्स होते हैं सभी एंजाइम्स जो है सीक्रेट होते हैं। अल्फा एमाइलेज है, लिमिट डेस्ट्रीनेज है, लेकिन बीटा एमाइलेज जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में नहीं होता। ठीक है, ये सिंथेसाइज्ड नहीं होता है एल्यूरोन लेयर के द्वारा। बीटा एमाइलेज एंजाइम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्टोरेज सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म, किसके केस में? मोनोकोट सीड के केस में, एंड इज एक्टिवेटेड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि बीटा एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है एंड जब जरूरत होती है, जब शॉर्ट ओलिगोमर्स मिलते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस करता है। इन सर्टन डाइकोट सीड्स स्टार्च फास्फोराइलेज इज फाउंड इन प्लेस ऑफ अल्फा एमाइलेज। ठीक है, ये भी देखा गया कई डाइकोट सीड्स है जिसमें स्टार्च फास्फोराइलेज सिंथेसाइज्ड होता है, वो पाया जाता है अल्फा एमाइलेज के जगह। ठीक है, किसमें? लेग्यूम्स के सीड में। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, नोट कर लेना इसको, है ना। इन लेग्यूम्स में देखा गया है कि जो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन होते हैं ये कन्वर्टेड होते हैं इनिशियली किसमें? ग्लूकोज 1 फास्फेट, माल्टोज एंड लिमिट डेस्ट्रीन्स बाय द स्टार्च फास्फोराइलेज। तो यहाँ पर क्या होता है लेग्यूम्स के सीड में? कुछ लेग्यूम्स के सीड ऐसे हैं कि जिनमें ये अल्फा एमाइलोज नहीं बनता, यहाँ पर स्टार्च फास्फोराइलेज सिंथेसाइज्ड होता है और जो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन है मीन्स जो स्टार्च है वो पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में, माल्टोज में एंड लिमिट डेस्ट्रीन्स में, एंड उसके बाद इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है बीटा एमाइलेज, लिमिट डेस्ट्रीनेज एंड माल्टेज के द्वारा एंड अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है। की हार्मोन जो इस पूरे मोबिलाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं दैट इज जिब्रेलिन, जो कि प्रमोट करता है अल्फा एमाइलेज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की सिक्रेशन को एंड इनकी एक्टिविटी को, एंड एब्सिसिक एसिड जो कि जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है एंड सप्रेस द स्टार्च डिग्रेडेशन इन डोरमेंट सीड्स। तो जब सीड डोरमेंट होता है, डोरमेंसी के केस में एब्सिसिक एसिड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है जिससे कि स्टार्च का डिग्रेडेशन सप्रेस होता है। लेकिन इम्बाइबेशन के दौरान में हमने अभी पढ़ा है कि जैसे सीड में वाटर जाता है, सीड स्वेल होता है, तो एब्सिसिक एसिड का जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है एंड जिब्रेलिन का अमाउंट इंक्रीज होता है। जिब्रेलिन जैसे ही इंक्रीज होता है इसका कंसेंट्रेशन बढ़ता है, ये अल्फा एमाइलोज एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के सिक्रेशन को ये स्टिमुलेट करता है।
Now, significance of starch mobilization. Starch mobilization provides energy and metabolites which are necessary for enzyme activation, radical elongation and penetration into the soil and initial seedling development before photosynthesis begins. And efficient starch mobilization is critical for seed vigor and early plant growth. स्टूडेंट्स, आज हमने मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड एंड कार्बोहाइड्रेट मोबिलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोटीन मोबिलाइजेशन एंड लिपिड मोबिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।